ज़ीशान एक आम आदमी से इतने मसरूफ़ आदमी कैसे बने, उनकी लाइफ की जर्नी उनसे सुनते हैं। क्या आपने वही तालीम हासिल की जिसमें आपको इंटरेस्ट था? मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं बुद्धू था, लेकिन मैं शार्प था। क्या वजह थी कि आप मीडिया में क्यों आए? मीडिया में मैं ऐसे नहीं आ गया कि अचानक से आ गया ना, मुझे कमाना था। क्या इंडिया ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में हमसे आगे है, या चाहे कोई भी शोज ले ले तो आपको क्या लगता है? हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का मुकाबला उनकी ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे है, हमारा पॉप म्यूज़िक बहुत आगे है, ठीक है। लेकिन जहाँ फिल्म की और टेक्निकलिटीज़ की और प्रोफेशनलिज्म की बात होगी, इंडिया बहुत आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस और आज हमारे साथ है ज़ीशान। ज़ीशान एक आम आदमी से इतने मसरूफ़ आदमी कैसे बने, उनकी लाइफ की जर्नी उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मुझे पता है आप मीडिया पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हर आदमी का एक बचपन होता है। तो हम आपकी जर्नी, आपकी लाइफ पहले बचपन से स्टार्ट करते हैं कि बचपन में भी ज़ीशान इतना ही मसरूफ़ था, इतना ही लोगों के काम आता था, या बहुत शरारती होता था, या बहुत मासूम सा था? अच्छा, मेरी जो पैदाइश है ना वो कराची की है। 1982 की पैदाइश है मेरी, दिसंबर की। और दूसरा ये कि लगता नहीं हूँ मैं इतना बड़ा, थोड़ा छोटा ही लगता हूँ। ये भी अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। तो मेरी जो पैदाइश थी वो करीमाबाद की थी, क्योंकि मेरे अब्बू बी फार्मिस्ट थे। हबीब मेडिकल में करीमाबाद पे अब तक है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है हबीब मेडिकल की जो बुनियाद थी वो भी 1982 मई में ही रखी गई थी, और दिसंबर में मेरी पैदाइश थी। तो अब्बू का जॉब हुई तो हमारा मेडिकल फ्री था, अम्मी का। तो मेरी पैदाइश थी, मैं कोई 56वां बच्चा हूँगा उस हॉस्पिटल का, मुझे आज तक ये भी याद है। और हमारे फ्लैट का प्लेग्राउंड कम होता था, और हॉस्पिटल का जो अंदर की सीढ़ियाँ होती थी वो हमारा ग्राउंड होता था, क्योंकि अब्बू वहाँ जॉब करते थे। तो शुरू से कुछ मेरी ऐसी ही आदत थी, मसरूफियत इस सेंस में कहेंगे कि जब मैं नीचे उतरता था घर से, तो फ्लैट की, अपार्टमेंट की कौन सी आंटी नहीं होती थी, वो बोलती थी शानी बेटा 2 रोटी, शानी बेटा दूध ला दो, शानी बेटा। और शानी बेटा ही होता था, सीढ़ी से भागता था, अच्छा आंटी, अच्छा आंटी। दुआएं मैंने बहुत समेटी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझ पर अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि मैंने कभी किसी बड़े को काम के लिए नहीं मना किया। जिनकी 80s 90s की पैदाइश है वो उस दौर को जानते हैं। वो दौर बड़ा काबिल ज़िक्र दौर था, लोगों में रिवायत थी, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते थे, ख्याल करते थे, और बड़ी इज्जत करते थे। और मुझे अभी तक याद है कि अब तो हम माशरे में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि लोग स्मोकिंग भी कर, छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई आ रहा है मोहल्ले का बड़ा तो वो इग्नोर करते हैं, बोलते हैं भाई हम अपने पैसों की पी रहे हैं, इनकी थोड़ी ना, वो इस तरह से करते हैं। लेकिन हमें आज तक जो फ्लैट के बड़े लड़के थे, मतलब 25 साल के, 28 साल के, वो जब हमारे वालिद साहब या किसी के भी वालिद साहब आते थे बुजुर्ग, तो वो इतनी कर्टीसी दिखाते थे, रिस्पेक्ट, कि छुपा लेते थे, यार ये देखेंगे तो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। वो अब चीज़ नहीं है, लैकिंग करती है। लेकिन अब मुझे बड़ा खुशी भी होती है कि हमने वो वाला दौर जिया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अब जो दौर जी रहे हैं ना, तो हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली मेरी वाली, वो तो बच्चों से भी बहुत ज़्यादा बातें सुनती है, बड़ों से भी सुनती है। और हमने तो अपने पड़ोसियों से भी बहुत सारी बातें सुनी हैं। हमारे पड़ोसी जो होते थे वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चे समझते थे। कोई हम गलती करते थे तो हमें ज़रूर बताते थे। आप मुझे ये बताएं, आपकी तालीम और आपका इंटरेस्ट क्या? आपने वही तालीम हासिल की जिसमें आपको इंटरेस्ट था, या बाज़ औक़ात होता है ना कि माँ बाप ज़बरदस्ती कोई दूसरी तालीम के लिए बता देते कि भाई नहीं आपने यही करना है? आपके साथ भी ऐसा हुआ? अच्छा, मैं डॉक्टर बिल्किस आपको एक बात बताता हूँ। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है ना, तो पढ़ाई में कोई ख़ास नहीं था मैं शुरू से, ठीक है। हर बच्चे की अपना एक इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं। मेरे दोस्त थे, इंजीनियर बन गए माशाल्लाह, लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मैं बुद्धू था, लेकिन मैं शार्प था, कि मुझे पता होता था मुझे क्या करना है। तो अभी जो प्रीवियस बात चल रही थी, जब मैं अपार्टमेंट की बात बता रहा था, तो मसरूफियत की वो बात रह गई थी, इसको इस बात से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से बहुत करता था। हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल का नाम था सुपर मॉडल स्कूल, करीमाबाद पे था। हमारी मैडम थी मिस जहारा, तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, तो उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने हमारी अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने भाई को, मेरा भाई था रेहान,
ठीक है, तो उनको दे दें, वो चले गए, वो छोटे थे, रहते नहीं थे, लेकिन मैं उनसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँगा। लेकिन मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी इतनी बुर्दबारी थी, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी ये नहीं रहता ना, मैं रह लूँगा, कोई बात नहीं, मैं जहरा के साथ। तो मैंने अपना बचपन उनके यहाँ गुजारा इस तरह से कि चलें कोई बात नहीं, वो भी खुश हो जाएंगे, उनको सहारा भी मिल जाएगा। तो मैं इतनी छोटी सी उम्र में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था कि किसी की मदद कैसे करनी है। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, एजुकेशन मैंने सिर्फ इंटर किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया ग्राफिक्स का, और ग्राफिक्स का डिप्लोमा किया। लेकिन इस बीच की जो जर्नी थी मेरी वो बहुत लंबी रही, क्योंकि इंटर के बाद जो था मुझे पैसे कमाने का शौक़ पड़ गया था, और मैं ये सोचता था पैसे किससे से कमाया जाए। तो इसीलिए जैसे दूसरे लोग भी समझते हैं कि मीडिया जो है ना फील्ड है, चमकती हुई दुनिया है, बहुत सारे पैसे हैं, और बस अगर किसी तरह सबकी बर्निंग डिज़ायर्स होती है। बहुत सारे ऐसी कहानियाँ भी है, घरों से भाग के एक्टर बनने की कोशिश करते। तो ज़ीशान, आपको भी मैंने देखा था, तो आपने मीडिया से पैसों की खातिर मुंसलिक हुए थे, या क्या वजह थी कि आप मीडिया में क्यों आए? देखिए डॉक्टर बिल्किस, मैं एक बात बताऊं, मीडिया में मैं ऐसे नहीं आ गया कि अचानक से आ गया ना। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब मैंने आपको जैसा बताया कि मुझे कमाना था, अच्छा ऐसी बात नहीं थी कि हमारे कोई हालात बहुत बुरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त हमने आँख खोली तो हमने बहुत अच्छे हालात देखे। हमारे अब्बू के पास 2-2 गाड़ियाँ थी। उस वक्त मुझे याद है 82 की मेरी पैदाइश है, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का एरा जा रहा था और कलर टीवी का एरा आ रहा था। 86-87 में मैं इस काबिल था, 5 साल का होऊंगा, तो सोच समझ आ गई थी कि पता चलता था चीज़ें क्या होती हैं। तो कलर टीवी, तो हमारे अब्बू ने उस वक्त भी उसी वक्त कलर टीवी भी ले लिया था, VCP VCR था, सब चीज़ें थी, हमने अपनी ज़िंदगी में देखी। लेकिन जब मुझे ये शौक़ हुआ कमाना है, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, और ये जो मेरे नाजरीन डॉक्टर बिल्किस के फैंस देख रहे हैं, या ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इस चीज़ से आप लोग भी सीखिएगा कि मैं जो बताने लगा। मैं सबसे पहले गया एक हमारे इलाके में एक अंकल आंटी थे, मियाँ बीवी थे, उनके औलाद थी, परचून का काम करते थे। तो मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि इससे क्या इसको मोटिवेशन है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल आप मुझे काम पे रखेंगे। अब मैं उस वक्त इतना छोटा था, मुझे याद है कि मैं 17 साल का होऊंगा, तो मैं 17 का था, तो मैं 14 का लगता था। और अभी भी आप छोटे ही ठीक है। तो वो मुझे मुस्कुराए, बोला बेटा काम करोगे? मैंने हाँ। बोला बेटा पढ़ाई? मैंने बोला वो हो गए अंकल, इंटर हो गया। तो उन्होंने मुझे रख लिया। मैं 4 दिन उनके पास रहा। वो बड़े अच्छे थे, अल्लाह ताला, अब तो उनकी पता नहीं हयात है नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं उनके पास बैठ गया, तो मैं आटा तोलता, चावल तोलता। अच्छा मुझे शुरू से डस्ट एलर्जी है, डस्ट वाली चीज़ों से परेशान हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ ऐसा काम नहीं करूँ। तो वो हाथ सफ़ेद मुँह सफ़ेद, 3 दिन 4 दिन के बाद मैं बेदार हो गया। मैंने बोला नहीं ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं उनके पास गया, मैंने बोला अंकल आंटी मैं आऊँगा नहीं। वो बड़ा अफसोस था। बोले क्यों? मैंने बोला नहीं ये मैं काम नहीं करूँगा, मेरे मतलब का नहीं है। ठीक है। मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने एक जॉब और ढूंढी। अच्छा एक काम होता था, हमारी नानी रहती थी नॉर्थ कराची में, हम वहाँ जाते थे, फ्राइडे की छुट्टी होती थी। तो वहाँ पे ना वो कार चोरी का काम होता था। वो ऐसे फ्रेम्स के अंदर नेट और शेफून के कपड़े लगा दिए थे, उसमें वो जरी गोटे का काम होता है। अच्छा, आपने तो वो फिर भी हाँ, किया? फिर मैंने बोला क्योंकि अच्छा क्रिएटिव था मैं शुरू से, मुझे तख्लीकी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, मैं एडमायर करता था यार ये काम है, तो मुझे लगा। तो मैं उनके पास गया, वो पान करते हैं। बोला हाँ भाई। मैंने बोला वो मुझे एक काम सीखना है। बोला छोड़ो छोड़ो। उन्होंने मेरा हुलिया देखा ऊपर से, बोला तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने नहीं आप सिखाएं। मैंने अपनी अम्मी से बोला, मैंने अम्मी मैं नानी के घर रुकूंगा नॉर्थ कराची में, उधर रुक गया। मैं उनका रोज जाता, वो मुझे एक पिन पकड़ा दी, जिस पिन से वो काम करते हैं जरी गोटे का, ऐसे नेट में करके यूं घुमा घुमा के। हाँ अड्डे का, अड्डा या खड्डा, खड्डी बोलते क्या होते हैं, अड्डे का काम कहते हैं मेरे अच्छा। हिसाब से। तो उन्होंने मुझे वो पिन पकड़ा दी। अच्छा 3 दिन तक मैं उसको घुमाता रहा। बोले इसको घुमाओ। तीसरा दिन हो गया, मेरी बस हो गया। मैंने नहीं भाई ये काम नहीं करूँगा, किन चक्करों में लगा के रखा हुआ है। मैंने बहुत काम एक्सप्लोर किया। तो फाइनली मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे मीडिया में जाना चाहिए। मैंने ग्राफिक्स का डिप्लोमा किया। फिर वहाँ मेरी दोस्ती हुई हारिस से। हारिस इस वक्त दुनिया न्यूज़ की क्रिएटिव हेड है, ठीक है। वो हमारे दोस्त है, वो कैफ़े में काम करते थे, उनकी हमारी दोस्ती है। हमने वहाँ से ग्राफिक्स का डिप्लोमा किया। तो मेरा तो डिप्लोमे के बीच में ही जॉब हो गई थी इंडस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से मेरा जो है ना कैरियर शुरू हुआ था मीडिया का। अच्छा मेरी भी आपकी मुलाकात हुई थी, हम टीवी पे शायद, अगर मुझे याद हो,
तो मीडिया में आने का आपको कैसे शौक हुआ? क्योंकि मीडिया में अक्सर मैंने ये देखा है कि लोगों को इतनी बर्निंग डिज़ायर्स होती है। मेरे भी क्लिनिक पे आते तो कहते डॉक्टर बिल्किस हमें मॉडल बनना है, हमें एक्टर बनना है। ना आप मॉडल बने, ना आप एक्टर बने, लेकिन मीडिया में की फील्ड में तो आप रहे। आप मुझे बताएंगे कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, और फिर मीडिया में आकर फिर आप मीडिया आपने छोड़ भी दिया, तो बताएंगे? अच्छा, मैं मीडिया में कैसे आया मैं बताता हूँ। मैं जहाँ रहता था, मेरे पड़ोस में एक इमरान अली रहते थे। वो मानी का प्रोग्राम करते थे और मानी का मैं फ़ैन था, ठीक है। मैं मानी का मैं फ़ैन था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने बोला वो आप मुझे ना एक दिन रिकॉर्डिंग पे लेके चले थे। वो मुझे रिकॉर्डिंग पे ले गए। मैं रिकॉर्डिंग पे ले गया। वो मानी को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा तो उस वक्त मानी का प्रोग्राम आता था, तो मैं बड़ा वो इंस्पायर हुआ। अच्छा, उस वक्त भी मेरे जहन में मीडिया का नहीं था। मैं मानी को करता था रोज़ाना कॉल, मुझे नंबर मिल गया था उनका PTCL। और यहाँ मानी का जिक्र हो रहा है तो मैं बड़ी बात कहता हूँ, मैं रोज़ सुबह 10 बजे मानी को कॉल करता था। मानी के वाले साहब मरहूम साकिब अंकल बोलते, अरे भाई मानी शानी की कॉल आई है तुम्हारे फ़ैन की। मानी नींद से आता था, बोलता अरे यार मैं अभी तो 10 बजे आके सोया, तुमने उठा दिया। वो सब सेट है तो नहीं देखा था आपने उनका? सब वो सेट बड़ा है, हाँ सब सेट है, हाँ बिल्कुल सब सेट है, बहुत मशहूर था। मैं इनका फ़ैन बन गया था तो इससे मुलाकात। लेकिन मैंने इतना उनको 3 महीने तक कॉल की, उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी मिसबिहेव नहीं किया। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन थी। मुझे एकदम मानी ने बोला, यार तुम क्यों नहीं आते मीडिया में, तुम आओ। जब मेरी बात हुई तो फिर मानी ने मुझे बोला एक दिन मेरी रिकॉर्डिंग पे आओ। मैं आया तो उसने मुझे बड़ा अप्रोच किया। फिर मैं इमरान भाई के पीछे लग गया, मेरी जॉब हो गई इस तरह से। तो बस ये मेरा सफ़र था। और फिर मैं हम टीवी गया। हम टीवी में सुल्ताना पति, इमरान महबूब अतर साहब, मैमूना। अच्छा, बस हम टीवी की अच्छी बात ये थी कि मैं ख़ुद बहुत पैशनेट था मीडिया के लिए, और वो मेरा काम देखते थे कि यार ये बच्चा इतना सा है। मैं उस वक्त 22-23 साल का होऊंगा जब मैंने हम टीवी ज्वाइन किया था। और मैं आपको बड़े मज़े की बताऊं, 14,000 रुपये मेरी सैलरी थी और 1,000 रुपये मोबाइल अलाउंस मिलता था। और एक साल में मेरी 35,000 रुपये सैलरी हो गई थी, सिर्फ वो मेरा डिसीजन, मेरी लगन देख के। तो बस हम टीवी ने मुझे थाईलैंड भेजा था, बेसिकली बैंकॉक। BBC का वर्कशॉप था यूनाइटेड नेशन वालों के साथ, वो अटेंड करने, मेरा शौक़ दिखते हुए। जब मैं वहाँ गया तो मेरी यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर होते थे अजीत साई इंडिया के, उनसे हो गई दोस्ती। मेरे बड़े लोगों से, एज में बड़े लोगों से दोस्ती हो जाती है बहुत जल्दी, उनसे हो गई। हम घूमते भी थे और कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते, दुनिया भर से जर्नलिस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे फिर एक दिन कहा कि तुम इंडिया आओ पढ़ने के लिए। तो इत्तेफाक थी, वो मेरी किस्मत में ऐसा होना था कि हम टीवी बॉन्ड साइन करता, तो उस बॉन्ड में शिक थी, तो मैंने पढ़ ली थी। उसमें लिखा था कि हम बाहर कोर्स के लिए भी भेजेंगे। तो मैंने उसी वक्त मौका लगाया। मैंने बोला भाई, बाबर जावेद जो थे डायरेक्टर, बाबर जावेद, वो पहले उस एकेडमी से पढ़ के आ चुके थे लास्ट ईयर। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो उन्होंने कहा आप अप्लाई करें और अगर आ जाएगा तो हम भेज देंगे। मैंने अप्लाई किया, मेरा वीज़ा लग गया, तो मैं चला गया। हम टीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं इंडिया का सफ़र मेरा बहुत अच्छा था। बाकी ये कि फिल्म सिटी थी, मैं काफ़ी लोगों से वहाँ मिला। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी ना कि क्या इंडिया ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में हमसे आगे है, या आपको पाकिस्तानी मीडिया में लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो प्रोफेशनलिज्म, यानी कि प्रोफेशनली कौन ज़्यादा मतलब आप किसको रेट करेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से काम में लगन कौन पैदा करते हैं? जैसे चाहे आप इस ड्रामा ले लें, चाहे कोई भी शोज़ ले लें, तो आपको क्या लगता है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर पाते हैं अभी की जो सिनेरियो है इसमें? देखिए डॉक्टर बिल्किस, एक बात तो अंडरस्टूड है कि इंडिया फिल्म में, टेक्निकलिटीज़ में आगे है पाकिस्तान से। देखिए हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का मुकाबला उनकी ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे, हमारा पॉप म्यूज़िक बहुत आगे, ठीक है। लेकिन जहाँ फिल्म की और टेक्निकलिटीज़ की और प्रोफेशनलिज्म की बात होगी, इंडिया बहुत आगे, बहुत आगे। मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो मैं फिल्म सिटी में ही मेरा एकेडमी थी, तो वो पूरी प्रॉपर फिल्म सिटी बनी थी, चैनल सारे वहीं थे। रोज़ हम सुबह सुबह जाते तो मैं किसी ना किसी को देखा था, कभी कोई एक्टर जा रहा है, कभी कोई एक्टर, और नॉर्मली दिख रहे होते थे। तो भाग भाग के आप जाते थे? नहीं, मैं नहीं जाता टू बी ऑनेस्ट। शायद कि जैसे होता है ना कि सेल्फी ले लूँ या उनसे मैं जो है उनका ऑटोग्राफ ले लूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे एक क्रेज़ होता है, आप में था ये क्रेज़? मैं आपको बड़ी 2 मज़े की बात बता रहा हूँ। हमारी एकेडमी की वॉल पे लगा कि संडे फिल्म की शूटिंग होती है, रोहित शेट्टी की फिल्म थी, उसमें अजय देवगन भी थे।
तो इंटर्न चाहिए थे जो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए ले जाते हैं। तो हमने बोला ठीक है हम भी चलेंगे। हम वहाँ गए तो पाकिस्तानी एक बैंड था, मेरे जहन से नाम निकल गया, हम टीवी के दौर में वो बहुत इन था लेकिन अब नहीं है। तो वहाँ पे अपनी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे जानते थे, बोला अरे ईशान भाई। तो वो मुझसे मुलाकात हुई तो वहाँ अरशद वारसी भी थे, इरफान खान भी थे, अजय देवगन भी थे। तो जब अजय देवगन को पता चला कि मैं उस पूरी स्टूडेंट की लॉट में मैं पाकिस्तान से था खाली, उन्हें पता चला मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो उन्हें बुलाया, मेरे साथ बैठे, बात की, भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको। मैंने कहा अच्छा है मुझे मिल के। लेकिन बस एक सेलिब्रिटी की हद तक ही वाली बात थी, क्योंकि जब हम टीवी में था तो मैं बहुत सेलिब्रिटी से मिल चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक ऐसी कुछ नहीं थी। तो दूसरी आपको इतनी तड़प नहीं होती थी कि बिल्कुल किसी ऐसे को ही देखने का? बहुत सारे लोगों से मिला, बस देखने की हद तक था, जैसे सामने देख लिया बस इतना काफ़ी था बस। चले ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आप फिर आपने इंडस्ट्री छोड़ी क्यों? हाँ, मैं आपको एक चीज़ और ऐड करा दूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट हो जाएगा। जब मैं इंडिया जा रहा था, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये बड़ी अच्छा है, हम आपके ताल्लुकात पे बेस करता है। मैं जब इंडिया जा रहा था तो उससे पहले मैं लाहौर गया हुआ था, हम टीवी की तरफ से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने। तो राहत फ़तेह अली ख़ान को हमने बुलाया था, वो आ गए फैसलाबाद से लाहौर। हमने रिकॉर्डिंग की, उन्हें मैंने बताया कि मैं अब इंडिया चले जाऊँगा 2 दिन का पढ़ने। तो ना ठीक है भाई, दोस्ती हमारी हो गई थी। उनकी बर्थ डेट और मेरी बर्थ डेट जो है ना वो 9 दिसंबर है, तो उनकी सालगिरह, तो इस तरह से हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग गया। तो मैं इंडिया चला गया तो उनका एक दिन मैसेज आया मेरे पास, अपना नंबर व्हाट्सएप करो, तो मैंने कर दिया। ईद का दिन था, मैं सो रहा था, तो वहाँ मैं नोएडा में था, और ईद का जो समा था वो पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद वाले एरिया में पता चलता था, और नोएडा फिल्म सिटी थी, वहाँ कुछ नहीं पता था। सो रहा था तो सो रहा था या मैं कुछ शायद कोई काम कर रहा था। तो मैं जिस बेंगलोर में ठहरा हुआ था वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे इंजीनियरिंग के और दूसरे, तो हम सब बैठ के शायद बैठे हुए थे, तो राहत फ़तेह अली की कॉल आ गई। तो बोलने लगा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैंने बोला वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे नंबर तो इंडिया का था, तो मैंने बोला कौन? बोले मैं राहत बात कर रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा भाई, ईद मुबारक, क्या हाल है, किधर? बोले मैं मुंबई आया हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला खैरियत? बोले यार वो मेरा शाहरुख खान की फिल्म में जो है ना वो गाना आया था। अच्छा, वो हाँ, उन्होंने तो काफी गाए शाहरुख खान के लिए। ओम शांति ओम में आया था, मुझे लिरिक्स याद नहीं आ रहे, मुझे भी नहीं याद आ रहे। बड़ा मशहूर गाना था, ओम शांति ओम में उनका आया था, छन से जो टूटे कोई सपना, इस तरह के लिरिक्स थे कोई, तो वो आया। मैंने अच्छा चला ठीक है, सुना सुना लगे, हाँ जग सुना सुना लगे, बिल्कुल सुना बिल्कुल सुना बिल्कुल। लगे, हाँ। तो मैंने बोला अच्छा, बोले यार तुमने सुना ही नहीं। मैंने बोला अच्छा जैसे 25 दिसंबर को फिल्म लगी थी, उसके साथ सावरिया लगी थी, मैं सावरिया देख के आ गया, वो देखी नहीं। तो मैंने बोला अच्छा, बातचीत हो रही थी। मैंने बोला आप बताएं। बोले बस यार कल मेरा ना शाहरुख खान के घर पे जो है वो लंच है, तो मैंने अच्छा रात पे जा रहे तो बात करा देगा। शाहरुख खान के लिए मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि बात करा देगा। बोले चले मैं कोशिश, बोले मैं कोशिश करूँगा। तो मुझे आज तक ये इंसिडेंट याद है। तो दूसरे दिन कॉल आई, तो हम खाना खा रहे थे क्योंकि बैठे हुए सारे दोस्त। तो मैंने बोला चलो यार ये इंडियन बैठे में थोड़ा रूप दबदबा बनेगा। स्पीकर ऑन किया, बोले हाँ जीशान मैं बात करूँ रात। मैंने कैसर पे? बोले वो शाहरुख खान के घर पे था तो तुम्हारी बात कराई थी, करो बात। तो मैंने बोला उस वक्त एक मूवमेंट था, हाइप थी, कपकपाहट अंदर जो है ना वो आ गई थी। तो शाहरुख खान ने बोला हेलो दिस इज शाहरुख खान। मैंने हेलो सर दिस इज जीशान, हाउ आर यू बेटा? बेटा करके बात की उन्होंने। बोला हाउ आर यू बेटा? मैंने बोला आई एम गुड, आप बताएं। बोले अच्छा डिड यू वॉच माई मूवी? मैंने बोला नहीं सर, मैंने शाहरुख। बोले यार वो भी कोई फिल्म थी देखने वाली, तुम हमारी फिल्में नहीं देख रहे? मैंने मैं डेफिनेटली देखूंगा। बोला देखना तुम्हें अच्छी लगेगी। मैंने बिल्कुल। तो मुख्तसर बात हुई, लेकिन उनकी हम्बलनेस देख के मुझे अंदाज़ा हुआ बड़े हम्बल थे, लेकिन बाकी शाहरुख खान हम्बल थे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था कि मुझे आज तक याद है वाक़या, इस तरह से शाहरुख खान से बात करने का मौका मिला। अच्छा ये बताएं कि चले आप शाहरुख खान से बात करने का भी मौका आपको मिल गया, आप माशाल्लाह फिल्म सिटी भी दुनिया बहुत सारे लोगों का तो ख्वाहिश रह जाती है, आपकी ये ख्वाहिश भी अल्लाह गफूर रहीम ने पूरी कर दी। शादी की ख्वाहिश अपनी मर्ज़ी से पूरी हुई या वालिदैन की मर्ज़ी से? आपकी अरेंज मैरिज या लव मैरिज? शादी तो हुई? मैं आपको शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। देखें हर लड़का शादी का सोचता है, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी शादी से पहले अपने बेटे का सोचा। मैं सोचता था, मैं अल्लाह ताला से बात करता था कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दीजिएगा। शादी किसी से भी हो जाए डजन मैटर, मैं ये नहीं सोचता था किससे होगी, लेकिन मैं ये सोचता था जो भी हो मेरा बेटा हो, और मैं उसका नाम रखूँगा इब्राहिम।
और उसकी वजह ये थी कि मैं बचपन से ना रूहानी तौर पे बड़ा स्ट्रांग था। मैं अपनी कोई नमाज़ें नहीं छोड़ता था, ठीक है। मैं लिबरल भी बहुत रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ता था। और दूध इब्राहिमी तो मैं बहुत पढ़ता था। मुझे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पता चला और मुझे पता चला कि आपको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया। खलील दोस्त को बोलते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये मेरे खलील हैं। तो मैंने जब आपका और उनके रिश्ते के बारे में पढ़ा तो मुझे और बड़ा वो हुआ। तो मैंने अल्लाह ताला आप मुझे ना बेटा दीजिएगा, मैं उसका नाम इब्राहिम रखूँगा। और मैं यकीन करें, मैंने अल्लाह ताला ख्वाब में तो दिखाया मेरा बेटा कैसा होगा। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन मेरी दुआ ये होती थी मैंने शादी से पहले देखा अपने बेटे को ख्वाब में कि यहाँ तक मेरा बेटा आ रहा है, वाइट कपड़ों में, सिल्की सिल्की बाल है, बहुत खूबसूरत। बस फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी मेरे मामू की बेटी से हो गई। मेरा निकाह हुआ था पहले वो, लेकिन वो चला नहीं। अच्छा, मतलब एक निकाह खत्म होने के बाद फिर आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई, फिर मेरे मामू की बेटी से हुई वो शादी। तो बस वो असल में वो शादी इसलिए हुई कि मेरी कज़न्स में अंडरस्टैंडिंग उनसे थी। तो आप कहते हैं ना जब आप मीडिया में होते तो उसका क्या रंग आता है, उसका रंग ये था कि मैं और ज़्यादा लिबरल हो गया था। तो मैं सोचता था किसी तो इससे शादी करूं ऐसे जो लिबरल ख्याल के हो, लेकिन ज़्यादा लिबरल होने में और लिबरल ख्याल होने में नुकसान हो जाता आपको कभी कभी। तो वो मेरा नुकसान इस तरह से हो गया था। तो फिर पहला वाला तो फिर मेरी मामू की बेटी से हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसीजन बहुत अच्छा था। और मैं अभी तक कायम है? बिल्कुल कायम है। जैसे हमारा एक बेटा था मोहम्मद इब्राहिम और मेरी एक बेटी है आमिना बिनते ज़ीशान। इब्राहिम नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, पिछले 2 साल हो गए उसको। बस मैं उसी पे आ रही थी कि जो इब्राहिम नहीं रहे, आपने अपने दुख को दूसरों के लिए सुख बना दिया। अब आपकी ज़िंदगी का वो पहलू मैं लोगों के सामने आपके तवज्जुह से रखूँगी कि फिर आपने मतलब कि उस दुख में पड़े नहीं रहे, जिसकी इतनी ख्वाहिश हो, शादी से पहले ही ख्वाब में अपने बेटे को देखते हों। अल्लाह गफूर रहीम ने दिया भी, और फिर अल्लाह की अमानत थी, वो चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी ज़ीशान टूटा नहीं। इंसानियत की खिदमत के लिए इसने अपने आप को वक्फ कर दिया। तो वो जर्नी हम उनसे सुनते हैं, जो असल आज इस पॉडकास्ट का मकसद है कि दुख में टूटे नहीं, दूसरों का सहारा बने, जैसे ज़ीशान बन रहा है। तो आप मुझे बताएंगे, पहले तो मतलब कि अब आपके साथ अफसोस करने का कोई वो नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपका बेटा जन्नत में है। इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिली, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। आपने अपनी जो ज़िंदगी का मकसद बना लिया है कि काश के दूसरे लोग भी सुने और इस चीज़ को समझें कि आप कितना ज़्यादा जो है ना इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप इस जर्नी के बारे में बताएं। अच्छा, जो जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक़ है, उससे इब्राहिम के इंतकाल होने का उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बेसिकली फाउंडेशन 2021 फरवरी में उसकी बुनियाद डाल दी थी। अच्छा। और इब्राहिम मियाँ का इंतकाल जो है वो मार्च की 9 तारीख को हो गया था, फाउंडेशन बनने के 1 महीने बाद। ठीक है, चैरिटी की यहाँ तक बात थी, तो चैरिटी तो मैं शुरू से जब मैं हम टीवी में था उस वक्त मेरी 35,000 रुपये वो इतनी सैलरी होती थी उस वक्त 2006 के अंदर, वो ख़त्म नहीं होती थी। अच्छा, मेरी कोई हैबिट नहीं थी, हाँ, मेरी कोई हैबिट नहीं थी इस तरह की, कोई आउटिंग करने की या कोई किसी तरह का नशा करने की, जैसे अमूमन मीडिया में लोग करते नहीं थी, मतलब तो जब थी नहीं तो खर्च का होंगे। तो मैं ये करता था, मुझे कोई दिख जाता था राशन दिला दे, मैं पकड़ के राशन दिला देता था, किसी की मदद करनी कर दी। मेरे दोस्त हैं, वो बचपन के दोस्त हैं, साकिब शमशेर नाम है, फ़रहान, वो माशाल्लाह तो अच्छी पोस्ट पे हैं आरिफ हबीब के अंदर। तो वो और मैं और वो मिलके जो है ना चैरिटी कर लेते थे। कभी बोलता था यार शानी फला दोस्त को ज़रूरत है कुछ पैसे, मैंने दे दिए, कुछ से कर दिए, तो वो हम कर देते। तो ये एक हमारा जो था ना ये पैटर्न था काम करने का। तो फाउंडेशन की बुनियाद इस तरह से रखी कि जब कोविड गुजर गया था, आपको पता है कोविड के क्या मामला थे, तो मैं पिछले लास्ट 2-2.5 साल से चक्कर में लगा था, कभी अपने साले को बोलूँ, कभी कज़न को बोलूँ, यार कुछ करते हैं। अच्छा, वो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, मुझे एक बेचैनी थी, मैंने अल्लाह ताला कुछ करना है ना आवाम के लिए, खाना खिलाना। हाँ, बिल्कुल बड़ी नेमत है, भूखों को खाना खिलाना। तो वो ये सारी चीज़ें, तो एक दिन फ़रहान से मेरी बात होने लगी। मैंने बोला फ़रहान बोला क्या करो, मैंने कुछ नहीं, बोला यार मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ करते हैं। फ़रहान बोला मैं भी सोच रहा कुछ करते हैं। तो हम दोनों ने एट अ टाइम बोला मैंने यार फाउंडेशन बनाते हैं।
अभी हमारी शाम की बात हो रही है और शाम में रात के 9 बजे हम चाय के होटल पे थे अपने घर के पास। हमने वहाँ चाय के होटल पे बैठे हमने डिसाइड किया अगले हफ्ते हम एक बिरयानी की देख करेंगे और सब्सिडाइज फूड रखेंगे। हमारी थीम थी फाउंडेशन की। हमने बोला यार फ्री के दस्तरखान बहुत है, तो हम लोगों को फ्री वाला तो कोई भी नहीं खाएगा। कराची का जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है वो कभी फ्री नहीं खाएगा दस्तरखान पर बैठ के लाइन लेके। मैं उसको बोलूँगा ना ये 30 रुपये की 40 रुपये की बिरयानी ले लो, वो लाइन लगा के ले लेगा, उसे पता है मैं पे करके ले रहा हूँ। तो हमने इस थीम के हिसाब से सब्सिडाइज के हिसाब से हमने उसने इखलाक फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उसने इखलाक फाउंडेशन एक कोशिश अपनों के लिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चलता रहा, स्टार्ट था। फिर वो इब्राहिम मियाँ का इंतकाल हो गया। वो अचानक से हो गया, ना वो बीमार थे, वो कुछ भी नहीं था, वो मुझे भी नहीं समझ आया हुआ क्या। तो ये कि मैं शैटर्ड हो गया। फिर मेरा सारा बिजनेस था वो मैंने वाइंड अप कर दिया, बिल्कुल ना मैं डिप्रेस्ड हो गया था। ज़ाहिर है इतना बड़ा सानिया था तो डिप्रेशन तो होता है, लेकिन आप अपने डिप्रेशन से जो उभरे तो आपने काम बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात ये कि इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा कि लोगों को कम पैसों में अच्छी चीज़ दें। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर बिल्किस। इब्राहिम का मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था और उसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही मैंने फैज़ान मदीना मदनी चैनल ज्वाइन कर लिया था। अच्छा तो माशाल्लाह। मैंने बोला मैं ताकि लोगों में जुड़ा रहूँगा तो मेरा शायद जहन बढ़ जाए, और ये बहुत बड़ा अच्छा अच्छा किया हुआ। आपने। थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज़ें सेटल्ड हो गई। फाउंडेशन भी चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। फाउंडेशन में खाने के साथ हमने रमज़ान में राशन ड्राइव स्टार्ट की। 5,000 रुपये वाला जो राशन बैग था वो हमने लोगों को 2500 रुपये में दिया, और सिंपल उसका प्रोसीजर रखा था कि आप NIC भेज दें और मैसेज कर दें और आप हमसे ले लें, हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी। और उसके बाद हमने वफ़ कुर्बानी की। आप यकीन करें हम रमज़ानों में राशन बांट रहे थे। पहले हम लोगों को जज करते थे, किसी को दे रहा था ना तो जज करते थे, देखते थे यार दे ना दें। हम एक घर पे गए, गार्डन, आपको पता है गार्डन कैसा इलाका है, पोश इलाका है, करोड़ों रुपये की। हमने कॉल की, एक आंटी थी, हमने बोला वो नीचे आ गए राशन लेके, तो आप आ जाए। बोले बेटा हम तो नहीं आ सकते, आप आ जाए। आपने बोला ठीक है। हम ऊपर गए सीढ़ी पे, वो करोड़ों रुपए का अपार्टमेंट होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनकी बूढ़ी वालदा थी और बेटी थी। जब हमने उनको राशन दिया, उनके घर का देखा, यकीन कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आवाज़ नहीं निकली। तो मैंने उस वक्त अपने दोस्त को बोला, मैंने बोला फरहान भाई, मैंने बोला जज नहीं करेंगे किसी के कपड़े देख के, किसी का अटायर देख के, किसी का बज़ाहिर देख के ना जज नहीं करेंगे। ठीक है, बज़ाहिर देख के, ज़ाहिर देख के हम जज नहीं करेंगे। किसी को मदद है ना, हम कोशिश करेंगे वो मदद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पैटर्न पे काम करें, और हम कभी भी किसी की चेहरा नहीं दिखाते मदद करने वाले का, कुछ नहीं ये दिखाते। बहुत अच्छी बात है। मैं खुद इस बात पे कायल हूँ कि आप एक हाथ से थे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। अच्छा, एक सवाल एक माँ पूछ रही है मुझे, खुद जो है ना ये पूछते हुए भी जो मेरा दिल जो है ना रो रहा है लिटरली, कि मैं वालिद से पूछ रही हूँ उनके बेटे के बारे में, इब्राहिम के बारे में, उनकी यादें, उसकी अच्छी बातें शेयर करें कि उसमें इब्राहिम में और दूसरे बच्चों में क्या मुख्तलिफ था। तो ज़ीशान आप बताएंगे कि आपका जो बेटा इब्राहिम और उसके और आप दूसरे बच्चों में क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या उसमें ख़ास बात थी जो आपको, ज़ाहिर है वो तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आपकी आंखें नम कर देती हैं? डॉक्टर बिल्किस देखें, बच्चे तो सबके ही अच्छे होते हैं, ठीक है, बेशक। ठीक है। हर वालिदैन को अपना बच्चा प्यारा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। इब्राहिम की जहाँ तक बात है ना, तो इब्राहिम तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी, जो मैंने जो आपको बताया था कि मैं शादी से पहले बीवी का नहीं औलाद का सोचता था, तो ये मेरी दुआओं का नतीजा था। वो बड़ा शार्प बच्चा था, ब्राइट बच्चा था। एक तो बच्चे होते हैं शार्प होते हैं, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चा था। मुझे याद है वो छोटा सा था, तो मैं उसे मोबाइल दे देता था और एप्लीकेशन डाल के उससे सारी चीज़ों के जनरल नॉलेज के सवाल आते थे। सवाल किस सेंस में, आप उससे पूछें, आप किसी बच्चे से पूछें भाई डायनासोर का, अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो बता देगा, वरना बोलेगा डायनासोर है। उसे सारे डायनासोर की स्पीशीज़ पता थी, ये ट्राइसरानोसॉरस है, ये ब्राकिया है, इसके साथ हमें भी याद हो गया इसके साउंड्स क्या हैं। इब्राहिम, इससे मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, वो अपनी अम्मी के साथ लेटता था ना, तो अपनी अम्मी को चूमता रहता था, कभी गाल पे, कभी गर्दन पे। हाँ, अम्मी के वो, मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ इब्राहिम की, वो अपनी अम्मी के साथ लेटता था तो अपनी अम्मी को चूमता था, कभी गाल पे, कभी आंखों पे, कभी गर्दन पे। बोलता था अम्मी आपको मैं एक बात बताऊँ, आपके वजह से मुझे ऐसी खुशबू आती है ना, वो किसी और के पास से नहीं आती। तो मैं ऐसे बोलता था बाबा कैसे, बोलता नहीं आपके वजह से मुझे स्मेल आती है। हमने इब्राहिम को शुरू से बताया था
कि बेटा आपका नाम जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत रखा है और वो अल्लाह ताला के दोस्त है। अब मैंने जैसा आपको बताया मैं उससे खाने बंटवाता था, उसमें इतना आगे था, उसे बस ये होता था कि बाबा मैं अल्लाह ताला का दोस्त कैसे बनूँगा। वो मुझसे ये बोलता बाबा अल्लाह ताला का दोस्त कैसे बनूँगा, बस उसकी ये वाली बातें होती थी। और मुझे हमेशा बोलता था, मैं आपको बड़ा बताऊँ, हमेशा लेटते हुए बोलता था बाबा अल्लाह ताला मुझे प्यार करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे प्यार करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझसे बातें करेंगे। उसका ये था, वो और कोई इसको बात ही नहीं करता था। आप यकीन करें वो 6 साल का हुआ था तो उसे नमाज़ों का ऐसा शौक़ था कि आप हर बाप के लिए फ़ख्र होता है कि उसका बच्चा जो है ना नमाज़ पढ़ने जाए। वो मेरा छोटा बच्चा ऐसा था, वो फजर में मुझे उठाता था और बोलता था उठे और नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, और इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ता था। उसको ये पता चल गया था ये जो इमाम साहब है ना ये अल्लाह ताला के दोस्त हैं। माशाल्लाह। तो इब्राहिम जब रुखसत हुआ इस दुनिया से, उस वक्त उसकी उम्र क्या थी? इब्राहिम मियाँ 8 साल के थे जब उनका इंतकाल हुआ। और हुआ कैसे, क्या 25 हुआ रजब थी, बस वो थोड़ा बाहर गए थे अपनी खालाओं के साथ झूले वूले झूलने झूलने के बाद आमना छोटी थी उस वक्त, 2 साल की होगी, तो पैम्पर लेने थे आमना के लिए। उसने ज़िद की कि मैं लूँगा, तो ये लोग ना ठीक है। वो गए तो मेडिकल स्टोर ने शोकेस रखा था, तो इसे उछल के जो शोकेस को पकड़ा ना, उस शोकेस का जो व्हील था वो सरकता हुआ सीढ़ी पे आ गया, इसने छोड़ा ये नीचे गिरा, और वो शोकेस जो था वो सीढ़ी पे गिरा, इब्राहिम पे नहीं गिरा। इब्राहिम नीचे थे और शोकेस सीढ़ी पे गिरा। उसका जो शीशा वगैरह इतनी ज़ोर से टूटा उससे सहम गया। वो इस कंडीशन में रहा दूसरे दिन तक ना। और असर क्या वक्त था मुझे याद है, मैं इब्राहिम के पास गया और दिन भर वो उठता रहा, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे स्ट्रॉबेरी खिला दे बाबा, ये खिला दे। बात इतनी असर की बात देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी मज़े की बात बताऊँ, बात तो मेरे लिए बड़ी दुख की है, मैं करना नहीं चाहता। असर में उसने मुझे बोला है कि बाबा मैंने बोला इब्राहिम आप सो रहे बेटा उठ जाए। बोले बाबा मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूँ। मैंने पढ़ लें, पढ़ता था वो आयतल कुर्सी दुशीफ। उसने मुझे कहा बाबा मैं दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लूँ। मैंने पढ़ लें। उससे बाबा मैं कलमा पढ़ लूँ। मैंने बोला आप कलमा भी पढ़ लें। उससे अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ा। बोला बाबा मुझे नींद आ रही है मैं सो जाता हूँ। और वो ये कह के करवट लेके सो गया। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, मैंने नमाज़ के लिए खड़ा हुआ, तो बस उस वक्त मेरा बड़ा दिल घबराया। ऐसा उस वक्त मुझे बाइक से थे बाप महसूस हुआ कि किसी ने कोई चीज़ मेरी खींच ली अंदर से। तो उस वक्त मैं जैसे ही सलाम फेरा तो मुझे रोना आ गया। मैंने वाइफ को बोला जाओ इब्राहिम को उठाओ, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। मैं लेके जा चुका था। डॉक्टर ने उस वक्त कहा ऐसी कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्लियर थी, लेकिन मेरा दिल घबराया। तो उस वक्त तक बस वो हो चुका था जो होना था, बस ये वाली बात थी। तो मुझे ये होता है कि वो मेरा 8 साल का बेटा था, वो तो गुनाह से मुबरा था, लेकिन उसको कैसे वो आयतल कुर्सी दुरूशी पढ़ के कलमा पढ़ के सो गया। वो बकायदा पढ़ के कह के मैं सो रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो मैं डेली जो है ना कब्रिस्तान जाता था, कोई दिन नहीं छोड़ता था। तो अब आपको पता है अल्लाह ताला सब्र दे देता है इंसान को। तो ये कि थोड़े टाइम के बाद तकरीबन 1 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं हफ्ते में 1 बार जाने लग गया। फिर वो एक टाइम ऐसा है कि मैं 3 हफ्ते जा ही नहीं सका। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा इब्राहिम ख्वाब में आए मेरे, और वो नाराज़ है ना, वो नाराज़ है, मतलब मेरे पास नहीं आ रहे। और मेरी आँख खुल गई, मैं उसे बुला रहा तो भाग रहा है। अच्छा मैंने अपनी वाइफ को बताया। फिर मैंने दोबारा ख्वाब देखा, उसमें भी नाराज़ देखा। तो कुछ दिन के बाद मेरी वाइफ सुबह उठी बिल्कुल, और उठ के मुझे बोलने लगी बात सुने इब्राहिम आया था ख्वाब में मेरे ना। मैंने अच्छा वो नाराज़ है आपसे, वो कह रहा है बाबा आते नहीं है, मैं इनसे नाराज़ हूँ। तो आप यकीन करें सुन के जो है मेरी नींद उड़ गई। मैं वज़ू करके भागा कब्रिस्तान के लिए। मुझे अंदाज़ा हुआ कि तो 3 साढ़े 3 हफ्ते हो गए मैं नहीं गया। बस ये दुनिया के जबेले क्या कह सकते हैं। और मैं आपको बड़े मज़ेदार बताऊँ, सब्र दे। मैं वहाँ बैठा, मैंने पढ़ाई की, काफ़ी देर यासीन पढ़ी, वहाँ बैठा रहा। मैं आया तो मैंने दूसरे दिन ख्वाब में देखा वो खुश है मेरी गोद में मुझे चूम रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यही कहती हूँ ना, इंतकाल का मतलब है मुंतकिली। आपके जो प्यारे हैं मुंतकिल तो हो जाते हैं, लेकिन आपका राब्ता नहीं टूटता। ख्वाब में ज़रूर नज़र आते। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार मुझे ख्वाब में नज़र आते हैं। तो ये तो हकीकत है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों के नाम अच्छे रखें, निस्बतों से रखें, सहाबाओं की, अंबियाओं की, और उन बच्चों को बताएं कि आपने उन बच्चों का नाम किसकी निस्बत से क्यों रखा है, ताकि उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो। मोहब्बत पैदा किया करें।
इसका बड़ा फ़ायदा होता है। जी देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपको डॉक्टर बिल्किस बताऊं, मेरी वाइफ, आपको पता है मर्द जो होता है ना वो बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, जहन डाइवर्ट हो जाता है, समझे, गम हल्का हो जाता है। औरत बेचारी क्या करेगी, जो माँ है वो तो घर में परेशान डिप्रेस ही रहती है। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मैंने ख्वाब में इब्राहिम को देखा इतना बड़ा। मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि जिन लोगों के, मैं ऐसे भी बंदे को जानता हूँ जिनका इब्राहिम बेटा था 4 साल का या 3 साल का, और उसको ब्लड कैंसर था, वो इंतकाल कर गया। मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको बताया, मैंने उनका हौसला बढ़ाया, उनको कॉल करके मैंने देखा मेरे बेटे का भी था, इंतकाल हो गया। मैंने उनको हदीस सुनाई कि वो हदीस है ना कि छोटे बच्चे जन्नत में अपने वालिदैन को लेके गए। वो यकीन करें इतने खुश हुए, उन्होंने अपनी बीवी को हदीस सुनाई, उन्होंने मुझे मैसेज करके थैंक यू बोला, आपने इतना हमें बताया तो मेरी वाइफ को थोड़ा सा हौसला आया, आपने ये हदीसें हमें बताई। मैंने बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताता हूँ, वाइफ ने ख्वाब में देखा कि भाई बड़ा सा दस्तरखान लगा हुआ है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बैठा हुआ है और तरह तरह के खाने लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो वो अपनी अम्मी को बोला है, इसी तरह से गोद में प्यार करे, बोले अम्मी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना जन्नत देखी है, सफ़ेद कपड़ों में इब्राहिम। तो अपनी अम्मी को बता, बोला अम्मी मैंने जन्नत देखी है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, मैं वहाँ जाता हूँ। बोले अम्मी मैंने वो जगह भी देखी है जहाँ पे ये सारे लोग होते हैं, फरिश्ते वगैरह। तो बता रहा, मेरी वाइफ मुझे बता रही, मैंने बोला तो अब तो तुम सब्र कर जाओ, अब तो तुम्हारे बेटे ने खुद तस्दीक कर दिया किस जगह पे है। तो मैंने अब तो ये खुशी की बात है। ज़ीशान शानी का काम तो हमें पता है कि ये लोगों की किस तरह मदद करें। आप इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा, सवाब भी देगा। और अल्लाह से दुआ है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, अल्लाह ताला आपको इब्राहिम भी दे। इस दुआ के साथ जितने देखने वाले हैं कि अल्लाह गफूर रहीम इनकी गोद दोबारा इब्राहिम से भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप इसी तरह काम करते रहें। और मेरे पॉडकास्ट करने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों से ऐसे लोगों को मिलवाऊं जो बहुत अच्छा काम करें, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं और जो बहुत चैलेंजिंग काम करें। भूखों को खाना खिलाना भी चैलेंजिंग काम है अगर वो अपने रिस्क हलाल से खिला रहे हों। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।